लास्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग का हो गया था और हम बात कर रहे थे, यहाँ तक एंड किया था ना हमने डेंसिटी पे। तो डेंसिटी ऑफ गैस एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो कुछ नए टर्म्स हम बात कर रहे थे। एक था रिलेटिव डेंसिटी, एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक है वेपर डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब तो सिंपल है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। और अगर वो स्टैंडर्ड सब्सटेंस वाटर ले लिया जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। वाटर की डेंसिटी याद है आपको, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे? 1 क्या, यूनिट के साथ बोलिए, 1 kg पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट क्या होती है और नॉर्मल यूनिट जो यूज होती है वो क्या होती है? पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 किलोग्राम पर लीटर या 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर एक और यूनिट 1 ग्राम पर ml। ये तीनों याद रखनी है बेटा। पानी की डेंसिटी क्या होती है? 1 kg पर लीटर। 1 लीटर वॉल्यूम में कितना पानी होता है? 1 किलोग्राम। या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना पानी होता है? 1000 kg। और 1 ml, मिलीलीटर समझते हैं, ml, 1 ml में कितना पानी होता है? 1 ग्राम। ये याद रखना है आगे से हमेशा के लिए, पानी की डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूज होगी वो यूजुअली सॉलिड और लिक्विड्स के लिए यूज होगी, लेकिन गैसेस के लिए हम एक नया टर्म डिफाइन कर रहे थे, नाम क्या था उसका? वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी निकल के आई थी मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन थी डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस, तो हमने जो फॉर्मूला निकाला था जो याद रखना है, डेंसिटी ऑफ गैस इज PM बाई RT। आइडियल गैस इक्वेशन से निकाला था ये फॉर्मूला हमने। आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से डेंसिटी इज प्रेशर इनटू मास अपॉन RT, प्रेशर इनटू मोलर मास अपॉन RT, वेयर M इज स्टैंडिंग फॉर मोलर मास। तो जब इस वेपर डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करते हैं डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, तो प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन RT डिवाइडेड बाई प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन RT। तो यहाँ प्रेशर और RT एक दूसरे से कैंसिल हो रहा था, तो मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है बेटा? 2 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आ रहा था मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो ये कभी सवालों में आ सकता है। चलिए आज का पहला प्रॉब्लम करते हैं, 2 प्रॉब्लम देखते हैं इस पर बेस्ड। व्हाट इज वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू CH4? तो वेपर डेंसिटी हमें निकालनी है SO2 की विथ रिस्पेक्ट टू CH4। इसका मतलब होगा डेंसिटी ऑफ SO2 अपॉन डेंसिटी ऑफ CH4। और डेंसिटी को मैं लिख सकता हूं प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन RT, PM बाई RT डिवाइडेड बाई प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ CH4 अपॉन RT। फिर से प्रेशर और RT से RT कैंसिल होगा, तो मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CH4। मोलर मासेस याद हुए बेटा आप लोगों को? मोलर मास निकालना याद हुआ? इंपॉर्टेंट एलिमेंट के मासेस याद रखने हैं। चलिए बताइए मुझे SO2 का मोलर मास कितना होता है? SO2 मतलब सल्फर
और 2 ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? कितना होता है बेटा? अकेले सल्फर का कितना होता है? एक सल्फर का 32। अकेले सल्फर का कितना होता है? 32। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 16। और मोलर मास उसका डबल 32। वहीं अकेले ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। SO2 में कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो SO2 का मोलर मास बताइए बेटा, कितना हो गया SO2 का मोलर मास? 64। भाई अकेले सल्फर का 32 प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होल डिवाइडेड बाई CH4 का मोलर मास। CH4 में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। अकेले कार्बन का बताइए बेटा, 12। और अकेली हाइड्रोजन का 1। तो कितना हो गया CH4 का? 12 प्लस 4 टाइम्स 1 कितना होता है CH4 का मोलर मास बेटा? 16 ग्राम। 16 ग्राम पर मोल। और SO2 का कितना आ रहा है? SO2 का कितना आ रहा है? 64। 32 प्लस 32 64 डिवाइडेड बाई 16। क्या 64 कटता है 16 से? 16 की टेबल में आता है क्या 64? 16 4 जा 64। तो क्या आंसर आ गया बेटा? 4। तो वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू CH4, वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू CH4 कितनी है? 4। मतलब SO2 गैस, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस की डेंसिटी एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर 4:1 है। मतलब मीथेन से 4 गुना ज्यादा डेंस है। मीथेन से 4 गुना ज्यादा डेंस है कौन? SO2। CO2 नहीं है ना बेटा, SO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड है। CO2 भी गैस होती है। CO2 का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 का क्या नाम है? सल्फर डाइऑक्साइड। दोनों गैसेस हैं, मोलर मास लेकिन अलग है ना उनके। CO2 का बताइए मुझे मोलर मास। CO2 का जल्दी कैलकुलेट करके बताइए मोलर मास मुझे। सवाल में यूज नहीं हो रहा है बट आना चाहिए। कितना? 44। बेटा ये बातें याद रखनी है अब धीरे धीरे। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं उनका मोलर मास तो याद ही हो जाना चाहिए। इंडिविजुअल एलिमेंट्स का याद करना है हमको। इंडिविजुअल एलिमेंट्स का 1 से लेकर 20 तक, फिर 21 से 30 तक का भी बताया था। 1 से लेकर 20 तो याद होना चाहिए अच्छे से। याद है पहली क्लास में शुरुआत की थी हमने उसी से। 1 से लेकर 20 तक का मोलर मास। हाइड्रोजन से लेकर कहाँ 20 किसका होता है? कैल्शियम। हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक का मोलर मास बाय हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए। जैसे H2O बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कंपाउंड है। कंपाउंड्स का धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए। वाटर, वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। CO2 का 44। CH4 का कितना हो गया? 16। SO2 का 64। ऐसे करके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का धीरे धीरे याद करना है हमको। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। 7.5 लीटर of a particular gas at STP weighs 16 gram. What is the vapor density of gas? वेपर डेंसिटी होता है m/2। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हमने देखा। वेपर डेंसिटी गैस की क्या होती है? मोलर मास बाई 2। तो वेपर डेंसिटी अगर पता करनी है तो हमें क्या पता करना है? उसका मोलर मास। मोलर मास पता करना है। अब उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी है, गैस नहीं दी है,
गैस कौन सी है ये नहीं दे रखी है, लेकिन हमें कुछ अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 7.5 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी वेज 16 ग्राम। ठीक है, अब पिछली क्लास में और उससे पिछली क्लास में भी हम मोल्स का 3 चीजों से रिलेशनशिप याद रख रहे हैं। याद है? मोल्स का मास से रिलेशनशिप, मोल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेशनशिप और मोल का वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से रिलेशनशिप। याद है? ये 3 चीजें याद कर रहे हैं हम और उनको इंटरचेंजेबली यूज करना सीखना है हमको। अब 7.5 लीटर यूनिटरी मेथड याद है? यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ। 7.5 लीटर गैस का मास कितना दिया है? 16 ग्राम एट एसटीपी। अब एसटीपी पे 1 मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? 22.4 लीटर। 22.4 ये नंबर बताया ना, 22.4 लीटर वॉल्यूम होनी चाहिए। 7.5 लीटर का मास 16 ग्राम है। वॉल्यूम और मास यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं मैं उसमें, तो कितने वॉल्यूम का मास पता कर लूं? 22.4 लीटर का मास पता कर लूं, वो 1 मोल का मास होगा और 1 मोल का मास ही मोलर मास बोला जाता है। 1 मोल का मास ही क्या बोला जाता है? मोलर मास। तो 22.4 लीटर का मास कितना होगा बेटा? 22.4 लीटर का मास कितना होगा? 16 अपॉन 7.5। बीच में एक स्टेप मैं वो कर रहा हूं, याद है? यूनिटरी मेथड 7.5 का 16, तो 1 का 16 अपॉन 7.5, तो 22.4 का 16 अपॉन 7.5 इंटू 22.4। तो इससे मुझे कितने वॉल्यूम का मास पता चल जाएगा? 22.4 लीटर या 1 मोल का मास पता चल जाएगा। और 1 मोल का मास ही क्या होता है बेटा? 1 मोल का मास ही क्या होता है? मोलर मास। तो कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन देखें, अगर 16 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 7.5, ठीक है, तो 7.5 को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर ये डेसिमल गया यहां से तो ये हो गया 16 इंटू 224 अपॉन 75। इसको मैं 3/4 लिख सकता हूं। यार सीधे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ज्यादा बड़े नंबर नहीं है। 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 2 जा 32, 32 प्लस 6 38, कैरी 3, 16 2 जा 32, 32 प्लस 3 35 डिवाइडेड बाई 75। बताइए बेटा क्या नंबर आ रहा है? ये 3584 अपॉन 75 करना आता है डिवाइड? करिए डिवाइड। 3584 डिवाइडेड बाई 75, तो कितने टाइम्स गया? पहले 7 4 जा, तो 5 4 जा 20, कैरी 2, 7 4 जा 28 30, बचा 58, 4 नीचे आया, तो अब कितने टाइम्स जाएगा? 7 7 जा जाएगा, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 7 जा, नहीं 7 8 जा रहा है क्या, या 7 जा रहा है? 7 जा ही जा रहा है ना, 8 जा बड़ा हो जाएगा। 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, 9 5 0। डेसिमल के बाद क्या आया? एक प्लेस तक निकालिए डेसिमल में। कितने टाइम्स जा रहा है? 8 जा रहा है क्या? 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, करीब करीब 8 टाइम्स जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स जा रहा है, करीब करीब जा रहा है ना 8 टाइम्स, थोड़ा ही छोटा है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? करीब 47.8, 47.8 ग्राम। क्या मिला बेटा हमको? ये
22.4 लीटर में कितना मास है ये मिला ना हमको। 22.4 लीटर में कितना मास है ये मिला हमको। तो 22.4 लीटर का जो मास होता है वही क्या होता है बेटा, 22.4 लीटर का मास ही मोलर वॉल्यूम होती है, मोलर मास होता है। तो इसका मोलर मास हो गया करीब 47.8 ग्राम। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, 47.8 डिवाइडेड बाई 2, कितनी हो गई वेपर डेंसिटी, 23.9 ना, 23.9 ग्राम ये वेपर डेंसिटी हो गई। बेटा ऐसी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली कैलकुलेशन फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत आएंगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेट भी करना सीखते हैं हम, और पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना ये भी हमें आना चाहिए। बढ़ो आगे। तो अगला कंसेप्ट जो आज हम करेंगे वो है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला अलग अलग कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है CO2। मीथेन का जानते हैं CH4। एमोनिया का जानते हैं NH3। ग्लूकोज का जानते हैं क्या, C6H12O6। ग्लूकोज का देखते हैं एक बार। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। मतलब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम्स हैं, 6। कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 12। और कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। बट कभी कभी एक दूसरा फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं विच इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके बहुत बार हमें एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मिल पाता है। जैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ग्लूकोज पे, आपने ग्लूकोज का कुछ अमाउंट लिया, फिर उसमें से कार्बन निकाला और आपको पता चला कि इतना कार्बन है। फिर आपने हाइड्रोजन पता की कितनी हाइड्रोजन है, फिर आपने ऑक्सीजन पता की। वो कैसे करेंगे वो अलग बात है। अब जैसे क्या आप मुझे ग्लूकोज का पूरा मोलर मास बता सकते हैं बेटा, मोलर मास बताइए ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मोलर मास कितना है, कैलकुलेट करिए, बोलिए मोलर मास कितना है ग्लूकोज का। भाई 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, 180 आया क्या, कैलकुलेट करिए ना बेटा। अकेले कार्बन का कितना होता है, अकेले कार्बन का 12, तो 6 इंटू 12 प्लस अकेली हाइड्रोजन का 1, तो 12 इंटू 1 प्लस अकेले ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 6। ये अगर ऐड करें इन तीनों को कितना आ रहा है बेटा, ये हो गया 72 प्लस 12 84, 84 प्लस 16 6 96, कितना हो गया 84 प्लस 96 180। तो ग्लूकोज का मोलर मास है 180 ग्राम। मतलब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लेंगे आप, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, अवोगाड्रो नंबर ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कितना होता है अवोगाड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स लेंगे आप ग्लूकोज के, तो आपको कितना मास मिलेगा बेटा 180 ग्राम। उसमें से कार्बन कितना होगा, कार्बन इतना होगा ना, कार्बन कितना है इसमें 72 ग्राम। 180 ग्राम
180 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन कितने अमाउंट में, कार्बन कितने अमाउंट में, 72 ग्राम कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है उसमें, 12 ग्राम हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है बेटा उसमें, 96 ग्राम ऑक्सीजन है। दिख रहा है क्या? अब अगर आपने 180 ग्राम ग्लूकोज के साथ एक्सपेरिमेंट किया, 180 ग्राम ग्लूकोज आपने लिया, उसमें से किसी तरीके से आपने कार्बन को अलग कर दिया, तो कितना ग्राम कार्बन मिलेगा आपको, 72 ग्राम कार्बन मिलेगा। उसमें से हाइड्रोजन को अलग कर दिया तो कितनी हाइड्रोजन मिलेगी आपको, 12 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी। और उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर दिया तो कितनी ऑक्सीजन मिलेगी आपको, 96 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी आपको। अब आपको फॉर एग्जांपल पहले से ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं पता, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं पता, आपके पास ग्लूकोज सब्सटेंस है लेकिन आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता, तो आप कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लेंगे और उसमें से जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं उनको अलग करके उनका मास पता लगाएंगे। तो कार्बन का मास कितने रेशियो में आया, कितने रेशियो में आया, 72/180। कार्बन का मास कितना रेशियो आया, आपने 100 ग्राम 180 ग्राम 180 ग्राम ग्लूकोज लिया तो उसमें से कार्बन निकली 72 ग्राम, तो कार्बन का मास कितने रेशियो में आ गया, 72/180। हाइड्रोजन का मास कितना आ गया, हाइड्रोजन का मास कितना आ गया, 12 ग्राम अपॉन 180। और ऑक्सीजन का मास कितना आ गया, 96/180। ये उनके मासेस का रेशियो मिला आपको, ठीक है। अब इसकी मदद से 72 ग्राम आपको कार्बन मिला है, 12 ग्राम आपको हाइड्रोजन मिला है और 96 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिला है। तो इसकी मदद से हम क्या पता लगा सकते हैं, हम उसका केमिकल फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली पता लगा सकते हैं। बट केमिकल फॉर्मूला पता लगाने से पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको पता चलेगा, हमको केवल रेशियो मिलेगा ना, हमको ये मिलेगा कितना कंपाउंड के कितने मास में कितना एलिमेंट है। 3 एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बना है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो तीनों कंपाउंड का कितना कितना मास का रेशियो है वो हमको पता चलेगा यहां से। तो ये अगर देखें, कार्बन का मोलर मास हमको पता है पहले से, कार्बन का मोलर मास पता है ना हमको, कार्बन का मोलर मास कितना होता है, कितना होता है, 12। तो अगर देखें तो अगर मुझे 72 ग्राम कार्बन मिला तो 72/12 तो कितना हो गया, ये 6 कार्बन के एटम्स। ऑक्सीजन का मोलर मास सॉरी हाइड्रोजन का कितना, 1, तो 12 और ऑक्सीजन का 16 तो 6। बट बार बार होगा क्या, ये रेशियो देखिए, ये वाला रेशियो देखें, अगर आप 6, 12 और 6, अगर तीनों को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1:2:1, 1:2:1। मतलब एक कार्बन का एटम है मेरे कंपाउंड में, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, एक कार्बन के एटम के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक कार्बन के एटम के लिए 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो जो मेरा यहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा वो मिल जाएगा CH2O। ये इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मिल पाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए मुझे इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो नंबर कितना होगा वो फिर हम अलग से पता लगाएंगे। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है,
एम्पेरिकल फॉर्मूला एक रफ फॉर्मूला है, मेरे कंपाउंड का रफ फॉर्मूला है कि उसमें कितने जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एलिमेंट्स क्या होंगे, होल नंबर रेशियो में होंगे। एलिमेंट्स जो मॉलिक्यूल में एटम होंगे वो होल नंबर रेशियो में होंगे, डेसिमल में तो होंगे नहीं। यहां पर कार्बन के एक एटम के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है, तो 1:2:1 का रेशियो है। अब एग्जैक्टली कितने कार्बन के एटम होंगे, एग्जैक्टली कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे और एग्जैक्टली कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, ये हम अलग से पता लगाएंगे। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स को अलग करेंगे, तो उससे हमको पूरा फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन एक रफ फॉर्मूला मिल जाएगा कि भाई जो हमारा ये एलिमेंट होना है, इसमें कार्बन के अगर n एटम्स होंगे तो हाइड्रोजन के कितने होंगे 2n और ऑक्सीजन के कितने होंगे n। अब ये n की वैल्यू हमें पता नहीं चल पाएगी इस एक्सपेरिमेंट से, वो अलग से हमको करने पड़ेंगे एक्सपेरिमेंट। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला एक रफ फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। तो समझ रहे हैं क्या? जैसे क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं और अच्छे से। जैसे ये एक क्वेश्चन है, एसिटिलीन है और बेंजीन है, आपको इनका केमिकल फॉर्मूला नहीं पता, पता है क्या? एसिटिलीन पता है? एसिटिलीन का केमिकल फॉर्मूला पता है क्या आपको? केवल नाम सुन रहे हैं हम एसिटिलीन। क्या बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला जानते हैं आप? बेंजीन तो काफी फेमस है, बेंजीन तो फेमस कंपाउंड है, जानते हैं क्या बेंजीन का? C6H6 होता है, बट हमें नहीं पता, ना हमें एसिटिलीन का पता है, ना हमें बेंजीन का पता है। तो एसिटिलीन एंड बेंजीन बोथ हैव एम्पेरिकल फॉर्मूला CH। दोनों का कैसे हो सकता है सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला? बिल्कुल हो सकता है एसिटिलीन में 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन हो, या 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन हो, या 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन हो, बट एसिटिलीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है। इस बात का मतलब क्या है कि कार्बन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो क्या है उसमें 1:1। और बेंजीन का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या दे रखा है बेटा मुझे, CH। मतलब बेंजीन के भी मॉलिक्यूल में कार्बन के नंबर इस टू हाइड्रोजन के नंबर कितने होंगे 1:1, बट एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पता है मुझे उनका। एक्सपेरिमेंट करके मुझे क्या मिला, मुझे एसिटिलीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला। मैंने एसिटिलीन कंपाउंड लिया, उसमें से कार्बन को अलग किया और हाइड्रोजन को अलग किया, कार्बन का मास पता लगाया, हाइड्रोजन का मास पता लगाया, मोलर मासेस से डिवाइड किया और उनके रेशियो पता लगाए। तो उससे पता चला मुझे कि जितने कार्बन के एटम्स हैं उतने ही हाइड्रोजन के भी एटम्स हैं एसिटिलीन में। और बेंजीन के साथ जब ये एक्सपेरिमेंट किया तब भी मुझे वही मिला। तो क्या दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? नहीं, दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आया ना बेटा। तो अंतर समझिए एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो हमें एसिटिलीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है CH, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnHn होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बस क्या होगा, कितने टाइम्स हैं इंडिविजुअल एटम वो हमको पता करना पड़ेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा n टाइम्स, कोई नेचुरल नंबर n होगा। कार्बन के भी n एटम्स हैं अगर, तो हाइड्रोजन के भी n ही एटम्स होंगे। तो एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लेते हैं क्या बेटा, CnHn। अब मुझे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन 76 है मॉलिक्यूलर मास उसका।
तो क्या यहां से मैं n पता लगा सकता हूं? n पता लगा सकता हूं क्या? मुझे कार्बन का अकेले कार्बन का मोलर मास पता है ना? अकेले कार्बन का कितना होता है? 12। अकेले हाइड्रोजन का पता है मुझे 1। तो इसका मोलर मास क्या हो जाना चाहिए n की टर्म्स में? 12 इंटू n प्लस 1 इंटू n। कितना हो गया बेटा ये? 13n। और मुझे दिया क्या है मॉलिक्यूलर मास मेरे एसिटिलीन का? 26। n की वैल्यू क्या आ गई बेटा? तो मतलब एसिटिलीन का केमिकल फॉर्मूला क्या है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C2H2। C2H2। एसिटिलीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स हैं? 2। और हाइड्रोजन के भी कितने हैं? 2। बट ओरिजिनली मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता चला ना। ओरिजिनली मुझे केवल एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चला। एक्सपेरिमेंट करके मुझे यह पता चला कि एसिटिलीन जो कंपाउंड है उसमें कार्बन के जितने एटम्स हैं उतने ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो मैंने उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH बोला, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CnHn। अब यही काम बेंजीन के लिए देखें। बेंजीन का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला CH दिया है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CmHm होगा। m कोई नंबर है जो हमें पता करना है। CmHm मान लेते हैं। m टाइम्स m हो सकता है 3i 4i 10i, कुछ भी आ सकता है। बोलिए मोलर मास, बोलिए इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? 12m प्लस 1m। तो कितना हो गया ये? 13m। बट मैंने कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट करके बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास पता कर लिया है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है मुझे? 78। क्या कट कर रहा है उसको? m की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहां से? 78 डिवाइडेड बाई 13 कितना होता है? 6। 13 6 78। मतलब बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? C6H6। तो सवालों में बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आते हैं कभी, और फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना। ये समझ रहे हैं क्या? पढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोई सब्सटेंस है, नहीं पता मुझे क्या है, बट उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये तीनों एलिमेंट्स मिलके वो कंपाउंड बना रहे हैं। गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। तो कार्बन कितना मास प्रेजेंट है कार्बन का? 40.684%। हाइड्रोजन का 5.085 और ऑक्सीजन का 54.228। मतलब अगर 100 ग्राम मैंने वो कंपाउंड लिया, उसमें से मैंने कार्बन को अलग किया, तो कार्बन का कितना मास निकला बेटा मेरे पास? 40.684 ग्राम। हाइड्रोजन का कितना मास निकला? 5.085। और ऑक्सीजन का कितना मास निकला? 54.228 ग्राम निकला। 100 ग्राम 100 ग्राम सब्सटेंस में, सब्सटेंस क्या है मुझे नहीं पता, उसका फॉर्मूला नहीं पता मुझे, लेकिन 100 ग्राम सब्सटेंस में 100 ग्राम सब्सटेंस में मुझे कार्बन का कितना मास मिला बेटा? 40.684 ग्राम। परसेंटेज का मतलब तो समझते हैं ना, 100 में से कितना, यही परसेंटेज का मतलब होता है। तो मान लिया मैंने 100 ग्राम सब्सटेंस था मेरे पास, उसमें से कार्बन निकला 40.684 ग्राम। हाइड्रोजन कितनी मिली मुझे? 5.085 ग्राम हाइड्रोजन मिली। और ऑक्सीजन कितनी मिली मुझे? 54.228 ग्राम ऑक्सीजन मिली।
अब मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करने की कोशिश करूंगा पहले, फिर उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है मुझे कंपाउंड का 118 ग्राम है। उसके बाद मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूंगा, लेकिन पहले मैं क्या पता करूंगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। रफ फॉर्मूला क्या है कि कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, रेशियो उनका पता करूंगा। एग्जैक्ट नंबर उसके बाद पता चलेगा। तो उसके लिए तो अगर 40.684 ग्राम है बेटा कार्बन, तो कार्बन के कितने मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, तो वो हो गया 40.684 डिवाइडेड बाई 12। कितने कार्बन के मोल्स हो गए, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो गए, 5.085 अपॉन 1। ऑक्सीजन के कितना हो गया, 54.228 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 16। ठीक है। अब ये जो मिले, ये नंबर कितना है अप्रोक्सीमेटली देखें, 40.68 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया, कितना आ गया, 12 3 जा 36, 3.12 3 जा 36, 4 6, फिर से 12 3 जा 36, फिर 108, 108 9 टाइम्स, तो करीब 3.39। इतने मोल्स ऑफ कार्बन है, इतने मोल्स ऑफ कार्बन है। हाइड्रोजन के कितने मिले, 5.085 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है इस एलिमेंट, इस कंपाउंड में। और ये नंबर कितना आया, ये नंबर कितना आया, ये नंबर कितना आया, 16 3 48, 16 3 48, फिर 62 62, 16 3 48, फिर 48 में 48 62 कितना हो गया, 48 62 कितना बचा, 14 142, 142 कितने टाइम जाएगा, करीब करीब 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ना। इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है इसमें। देख रहे हैं क्या हो रहा है, कार्बन के जितने मोल्स हैं, ऑक्सीजन के भी उतने ही मोल्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने एटम्स कार्बन के प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, उतने ही एटम्स ऑक्सीजन के भी प्रेजेंट है। अब आता है हाइड्रोजन के कितने हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें हमें होल नंबर में निकालना पड़ेगा, होल नंबर में पता करना पड़ेगा कि होल नंबर में ये आना चाहिए। जैसे ये रेशियो 1:1 आ रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 1:1। कार्बन के नंबर और ऑक्सीजन के नंबर तो बराबर हो गए, पता चल गया मुझे। ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर अगर देखूं तो ये हो जाएगा 5.085 डिवाइडेड बाई 3.39, कितना हो रहा है होल नंबर में, होल नंबर रेशियो में कितना आ रहा है करीब, ये आ गया, कितना हो गया, अगर 2 तो नहीं आ रहा ना, 3.39 2 जा तो बड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 2:1 तो नहीं आ रहा है, तो कितना आ रहा है करीब, ये नंबर है कितना करीब 5.085 अपॉन 3.39, कितना है ये नंबर करीब, निकालिए कितना है ये नंबर।
कितना आया? 1.5 आ रहा है। 1.5 का मतलब क्या होता है? 3:2 होल नंबर रेशियो में आ रहा है। डिवाइड करिए ना, 5.085 को डिवाइड करिए 3.39 से, आ रहा है बेटा 1.5 के करीब। 1.5 का होल नंबर में फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 3:2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर 3 हाइड्रोजन के हैं, 3 हाइड्रोजन के हैं तो दो कार्बन के हैं, और जितने कार्बन के हैं उतने ही ऑक्सीजन के हैं। तो होल नंबर रेशियो क्या हो गया इन तीनों का आपस में? 2:3:2, 2:3:2। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या मिल गया मुझे? एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए क्या मिल गया इस कंपाउंड का मुझे? C2H3O2। एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया मुझे C2H3O2, C2H3O2। बट क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा इसका? नहीं, जरूरी नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2NH3NO2N, where N will be a natural number। अब वो मुझे पता करना है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है मुझे। क्या दे रखा है बेटा मुझे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज कितना? 118 ग्राम। तो अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरा, तो इसका मोलर मास कितना हो गया? 12 इंटू 2n, 12 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n प्लस ऑक्सीजन का बोलिए 16 इंटू 2n। तो क्या आ गया मोलर मास इसका? 12 2 24 प्लस 3 प्लस 32। कितना हो गया बेटा? ऐड करिए इन सबको। 59, 59n मेरा मोलर मास आया। और मोलर मास दिया कितना है मुझे? 118। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? कट रहा है ना पूरा अच्छे से? 2। तो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया? एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? C4H6O4, C4H6O4। ये एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बट एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलने से पहले मुझे क्या मिला? मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला, एक रफ फॉर्मूला मिला। एम्पेरिकल फॉर्मूले में मुझे जस्ट आइडिया मिलता है कि जो अलग अलग एटम्स इन्वॉल्व है मॉलिक्यूल में, वो किस रेशियो में है आपस में। और रेशियो एक बार पता चल गया तो उसी हर मॉलिक्यूल n टाइम्स अगर कर दूं मैं, हर एटम n टाइम्स कर दूं, तो मुझे उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। फिर मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है कि टोटल मोलर मास कितना है मेरे कंपाउंड का? 118। वहां से मैं n की वैल्यू पता कर सकता हूं। बेटा अंतर समझ रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में? एम्पेरिकल फॉर्मूला रफ फॉर्मूला है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला है। इस कंपाउंड का मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला C2H3O2, बट ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या क्या था उस कंपाउंड का? C4H6O4। बट जो इंफॉर्मेशन मुझे दी थी एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि इतना कार्बन का मास परसेंटेज में था, इतना हाइड्रोजन का मास था, इतना ऑक्सीजन का मास था, उसकी मदद से मुझे ये रेशियो पता चल पाया ना। ये रेशियो पता चल पाया कि कार्बन के अगर 2 एटम्स होंगे तो हाइड्रोजन के 3 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन के 2 एटम्स होंगे। लेकिन क्या मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली इतने ही एटम्स हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है इसके 4, इसके 6 और इसके 4 हो सकता है इसके अगर 6 होंगे तो इसके कितने हो जाएंगे? 9 और इसके 6। अगर इसके 8 होंगे तो इसके कितने होंगे बेटा? 12 और इसके 8।
तो उसमें से कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो पता करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी सवाल में उसने। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दी है बेटा मुझे यहाँ कि मेरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है 118, वहां से मुझे n की वैल्यू पता चलेगी। क्लियर है बेटा? इंपॉर्टेंट है दोनों सवाल, घर जाके वापस से करिए, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। पढ़ो आगे। चलो, एक छोटी सी थियरी है, ये थियरी हमें हेल्प करेगी आगे। ये एक तरीका है, मेथड है, एक मेथड का नाम है फैक्टर लेबल मेथड। एक्चुअली में जो यूनिटरी मेथड किया था ना हमने, यूनिटरी मेथड याद है? यूनिटरी मेथड का ही एक फॉर्म है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करने का एक तरीका है, नाम है इसका फैक्टर लेबल मेथड। ये आपको हेल्प करेगा बेटा आगे, क्योंकि आगे हमें यूनिट्स के रेशियो में डील करना है बहुत बार। तो क्या होता है फैक्टर और क्या होती है क्वांटिटीज। क्वांटिटी सिंगल यूनिट में होती है, जैसे मास एक क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। फैक्टर क्या होते हैं? दो क्वांटिटीज का रेशियो होता है। तो क्वांटिटी और फैक्टर में अंतर समझिए। क्वांटिटी हैज ओनली वन यूनिट व्हाइल फैक्टर कंटेन्स टू यूनिट्स। जैसे मास एक क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक क्वांटिटी है, बट मास अपॉन वॉल्यूम एक फैक्टर है। मास ऑफ सब्सटेंस ए और मास ऑफ सब्सटेंस बी, मास ऑफ सब्सटेंस ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस बी, ये भी एक फैक्टर हो जाएगा। मास और नंबर ऑफ एटम्स, ये भी एक फैक्टर हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर, ये भी एक फैक्टर हो जाएगा। जैसे डेंसिटी है ना सबसे कॉमन फैक्टर। डेंसिटी क्या है? दो चीजों का डिवीजन होता है डेंसिटी। किन दो क्वांटिटीज का डिवीजन होता है बेटा? न्यूमरेटर में क्या होता है डेंसिटी में? मास। डिनोमिनेटर में क्या होता है? वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम ये एक फैक्टर हो जाएगा। तो क्वांटिटी की सिंगल यूनिट होती है, लेकिन फैक्टर दो क्वांटिटीज का डिवीजन होता है। तो जैसे ये 10 ग्राम सॉल्ट है कोई 10 ग्राम, ये क्या है? क्वांटिटी है या फैक्टर है बेटा? क्वांटिटी है। 20 ml वाटर, ये क्वांटिटी है। 30 डिग्री सेल्सियस, ये क्वांटिटी है। 3.5 मोल ऑफ HCl, ये क्वांटिटी है। 3 atm ऑफ एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर ऑफ HF, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी क्या है? क्वांटिटी है। ये सब सिंगल सिंगल यूनिट है। वहीं फैक्टर अगर देखें तो 44 ग्राम पर मोल, ये क्या है? फैक्टर है। मतलब क्या है इस बात का? 44 ग्राम पर मोल, जो भी दिया हो, जो भी जिसके लिए भी दिया हो, मतलब क्या हुआ उस बात का कि उसके एक मोल में कितने ग्राम है? 44 ग्राम है। 1 ग्राम पर ml, मतलब क्या है इस बात का? एक ml में, ml किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। एक ml वॉल्यूम में कितना मास है? 1 ग्राम। 760 टॉर पर ATM, मतलब क्या हुआ इस बात का? एक ATM में कितने टॉर होते हैं? 760 टॉर। 2.5 मोल पर लीटर, मतलब क्या है इस बात का? एक लीटर वॉल्यूम में 2.5 मोल होंगे, जिसके भी होंगे 2.5 मोल होंगे। 2.54 सेंटीमीटर पर इंच, मतलब क्या है इस बात का? एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर है। 454 ग्राम पर पाउंड, मतलब क्या है इस बात का? एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 454। 20% कार्बन बाय मास,
मतलब 20 ग्राम कार्बन पर 100 ग्राम सैंपल। 20% कार्बन बाय मास का मतलब क्या हुआ कि मेरे सैंपल के 100 ग्राम में 20 ग्राम कार्बन है। तो फैक्टर बार बार हमें डील करना पड़ेगा बेटा। कुछ टाइम के बाद जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन टर्म्स फैक्टर में ही होंगे कि मोल्स पर लीटर या ग्राम पर मोल या ग्राम पर लीटर, तो अलग अलग फैक्टर्स में होंगे। तो ये फैक्टर्स को हमें हैंडल करना सीखना है। क्वांटिटी और फैक्टर में अंतर समझे क्या? क्वांटिटी की सिंगल यूनिट होगी, वहीं फैक्टर में 2 यूनिट्स यूज हो रही होंगी। तो जैसे एक एग्जांपल उसने दिया है 60 सेकंड, 60 सेकंड, ये क्या है? क्वांटिटी है या फैक्टर है? ये एक क्वांटिटी है। वहीं अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1 मिनट से तो ये एक फैक्टर बन गया 60 सेकंड पर मिनट। मतलब हुआ उस बात का कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। नाउ जैसे एग्जांपल देखेंगे 46 ग्राम ऑफ सोडियम आर कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मैंने क्या किया? सोडियम लिया कितना? 46 ग्राम और ऑक्सीजन कितना लिया? 16 ग्राम। उन दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन करके एक मिक्सचर बनाया। Since the masses are related to one another, we can use them as conversion factor। कि फैक्टर क्या हो गया? 46 ग्राम ऑफ सोडियम पर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये एक फैक्टर हो गया। 3 मोल ऑफ H2 are required to produce 2 मोल ऑफ NH3। 3 मोल ऑफ H2 are required to produce 2 मोल ऑफ NH3। तो इसको फैक्टर में कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं मैं? 3 मोल H2 पर 2 मोल ऑफ NH3। 3 मोल H2, 3 मोल H2 पर 2 मोल NH3। इसको ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो फैक्टर का यूज क्या करेंगे हम? फैक्टर की मदद से हम क्वांटिटीज का पता करेंगे। क्या होगा कि एक क्वांटिटी अननोन होगी और कुछ क्वांटिटीज नोन होंगी। तो फैक्टर लेवल, फैक्टर की मदद से हम अननोन क्वांटिटी का पता करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बाकी ये थियरी तो आप पढ़ सकते हैं। कि जो भी मुझे डिजायर्ड यूनिट चाहिए, डिजायर्ड यूनिट जो चाहिए, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं गिवन यूनिट से। तो गिवन यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी और मुझे डिजायर्ड यूनिट मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल, मुझे पता है 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो 60 सेकंड पर मिनट मुझे पता करना है 3.5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ये आसानी से कर सकते हैं। क्या होगा भाई? 3.5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 3.5 इंटू 60। बट अब इसको एक मेथड में हम अप्लाई करेंगे, एक तरीका बनाएंगे। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आपने बचपन से किया होगा ना कि भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3.5 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 3.5 इंटू 60। सिमिलरली उल्टा उल्टा करना पड़ा मुझे। अगर मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ मिनट्स इन 231 सेकेंड, मुझे इस बार गिवन क्या है? मुझे गिवन है 231 सेकेंड और मुझे पता क्या करना है उसमें? नंबर ऑफ मिनट। तो मुझे पता करना है मिनट कितने होंगे। तो मैं किस फैक्टर का यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा सेकंड पर मिनट या मिनट पर सेकंड। भाई जब मैं लिख सकता हूं ना 60 सेकंड पर मिनट पर 1 मिनट, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है 1 मिनट पर 60 सेकंड, ये भी एक फैक्टर है। दोनों सेम बातें हैं ना। ये बोल रहा है
60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, ये बोल रहा है 1 मिनट होता है 60 सेकंड में, दोनों फैक्टर्स हैं। बट कब कौन सा फैक्टर यूज करना होगा ये डिपेंड करेगा कि पूछा क्या है। इस सवाल में पूछा था, पहले वाले में पूछा क्या था, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 3.5 मिनट्स। मुझे क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 3.5 मिनट्स। तो सेकेंड मुझे पता करने हैं, तो मैं फैक्टर कौन सा यूज करूंगा, सेकेंड पर मिनट या मिनट पर सेकेंड। सेकेंड मुझे पता करने हैं ना, तो इससे मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, मिनट पर सेकेंड या सेकेंड पर मिनट। सेकेंड मुझे पता करने हैं, तो मैं सेकेंड को क्या लिख सकता हूं, सेकेंड को लिख सकता हूं सेकेंड इंटू मिनट बाई मिनट। नहीं, एक मिनट, सेकेंड पता करने हैं मुझे, सेकेंड पता करने हैं, तो मैं उसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं। अच्छा गिवन क्या है, सॉरी गिवन क्या है, गिवन है मिनट, हाँ गिवन है मिनट, मिनट गिवन है और मुझे सेकंड पता करने हैं। हाँ तो मिनट को मैं किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे सेकंड मिल जाए, सेकंड पर मिनट। तो कौन सा फैक्टर, ये वाला फैक्टर यूज करूंगा या ये वाला फैक्टर यूज करूंगा, ये वाला। इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 60 सेकेंड पर मिनट से, तो उससे क्या होगा, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा और मुझे सेकंड्स में आंसर मिल जाएगा। इस सवाल में मुझे गिवन है 231 सेकेंड, 231 सेकेंड, और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, मिनट पर सेकेंड वाले फैक्टर से। तो 1 मिनट पर 60 सेकेंड, तो उससे क्या होगा, सेकेंड से सेकेंड कटेगा और मुझे आंसर किस में मिल जाएगा, मिनट, 3.85 मिनट। नाउ तो इसकी मदद से कुछ सवाल करते हैं, इसको अप्लाई करते हुए तो आपको अच्छे से इसका यूज समझ में आएगा कि फैक्टरेबल मेथड एक्चुअली है क्या, एक्चुअली यूनिटरी मेथड ही है ना। एक्चुअली हम क्या यूज कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड ही यूज कर रहे हैं, बस एक अलग तरीके से। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ बैग ऑफ मार्बल कंटेन्स 3 रेड मार्बल फॉर एवरी 2 ब्लू मार्बल। एक बैग है, उसने बोला है उस बैग में 3 रेड मार्बल्स के लिए 2 ब्लू मार्बल हैं, तो मेरा फैक्टर हो गया 3 रेड मार्बल पर 2 ब्लू मार्बल, ये मेरा फैक्टर हो गया। 3 रेड मार्बल के लिए 2 ब्लू मार्बल है, या जरूरत पड़ी तो मैं ये भी बोल सकता हूं 2 ब्लू मार्बल पर 3 रेड मार्बल, ये दो मेरे फैक्टर्स हैं। अब इनमें से कौन सा फैक्टर यूज करना है वो डिपेंड करेगा गिवन क्या है और पूछा क्या है। बोल रहा है हाउ मेनी रेड मार्बल आर इन द बैग दैट कंटेन्स 18 ब्लू मार्बल, तो जो गिवन है उससे शुरुआत करेंगे, 18 ब्लू मार्बल, 18 ब्लू मार्बल गिवन है मुझे, और मुझे क्या फाइंड करने हैं, रेड मार्बल्स। तो कौन से वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, 3 रेड मार्बल पर 2 ब्लू मार्बल या 2 ब्लू मार्बल पर 3 रेड मार्बल, ये वाला या ये वाला, पहला वाला 3 रेड मार्बल पर 2 ब्लू मार्बल। इससे होगा क्या, ब्लू मार्बल से ब्लू मार्बल कैंसिल हो गया, तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये 9 9 3 का कितना हो गया, 27 रेड मार्बल। है यूनिटरी मेथड ही ना, एक्चुअली यूज क्या कर रहे हैं हम, यूनिटरी मेथड ही यूज कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कंफ्यूजन कम होता है, चीजें काटना आसान होता है और कंफ्यूजन कम होगा आपको। जैसे ये एक्चुअली में केमिस्ट्री में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे, बोला है डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी गिवन है, जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी गिवन है, 0.74 ग्राम पर ml। ये एक फैक्टर हो गया ना, ये एक फैक्टर हो गया। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 86 ग्राम ऑफ लिक्विड, मुझे गिवन जो है उससे शुरुआत करूंगा मैं, 86 ग्राम ऑफ लिक्विड मुझे गिवन है, मुझे पता क्या करना है, मुझे पता क्या करना है,
वॉल्यूम। अब मुझे फैक्टर जो गिवन है वो है 0.74 ग्राम पर मिलीलीटर, ये गिवन है फैक्टर। बट इसका रेसिप्रोकल फैक्टर क्या है? इसका रेसिप्रोकल फैक्टर क्या होगा? 1 मिलीलीटर पर 0.74 ग्राम। सवाल है इन दोनों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर यहां यूज करूं, ग्राम पर एमएल वाला या एमएल पर ग्राम वाला? एमएल पर ग्राम वाला ना, क्योंकि ग्राम को कटना है, मुझे आंसर किसमें चाहिए? एमएल में चाहिए। गिवन क्या है? गिवन है ग्राम, और मुझे उसकी वॉल्यूम पता करनी है। तो 86 ग्राम गिवन है, 86 ग्राम मास गिवन है, मुझे उसकी वॉल्यूम पता करनी है। तो 86 ग्राम को किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा? 0.74 से या 1/0.74 से? 1 ml पर 0.74 ग्राम। तो आप देख रहे हैं ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया और मुझे वॉल्यूम मिल जाएगी। तो कितनी वॉल्यूम हो गई इसकी? 86 डिवाइडेड बाई 0.74, इतना ml वॉल्यूम होगा इतने ग्राम में। समझे क्या? कैलकुलेशन करनी है, अगर कैलकुलेशन करनी है तो देखिए ध्यान से, 0.74 के नजदीक का अच्छा नंबर बताएंगे क्या? 0.75। 0.75 अच्छा फैक्टर होता है ना। 0.75 क्या हो जाता है? 3/4। बताइए 0.25 क्या होता है? 1/4। 0.5 होता है 1/2। 0.75 क्या होता है बेटा? 3/4। तो मैं रफ कैलकुलेशन करना भी सिखा रहा हूं साथ में। डिनोमिनेटर मैं चाहता हूं 0.75 करना, तो इसको मैंने 0.01 से बढ़ाया, तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। 86 से थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, मान लेता हूं 87। मैंने 74 से 75 किया ना, तो 86 को बढ़ा के क्या क्या कर दिया? 87। 87 करने का दूसरा रीजन था कि ये होगा 3/4। तो 87 3 से कट होता है ना, 87 3 से कट होता है। 87 मल्टीपल है 3 का, डिविजिबिलिटी रूल आता है ना बेटा। 3 से कब डिवाइड होता है कोई नंबर? जब सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड हो। तो ये कैंसिल आउट हुआ, कितना मिला? ये कैंसिल आउट हुआ कितना? 2 जा और 9 जा, 29 इंटू 4 कितना हो गया? 29 इंटू 4, 9 4 जा 36, कैरी 3, 4 2 जा 8, 116 ml। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते तो क्या आता? देखें, अगर रफ कैलकुलेशन करना भी सीखना है बेटा हमको। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते 86 डिवाइडेड बाई 0.74, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है? 116.21, और हमारा आंसर क्या आया? 116। काफी नजदीक है ना, हम काफी नजदीक है आंसर के। कैसे की कैलकुलेशन देखिए बेटा, मैंने पूरा डिवाइड नहीं किया, 86 डिवाइडेड बाई 74 करता, फिर डेसिमल आता। उससे बढ़िया मैंने क्या किया? 0.74 को किस में कन्वर्ट कर दिया? 0.75 में। और 86 को किस में कन्वर्ट कर दिया? 87 में। 74 को 75 किया तो 86 को 87 कर दिया। डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो न्यूमरेटर भी बढ़ाना पड़ेगा। पहली बार कर रहे हैं क्या ये? इससे पहले भी किया है ना हमने। जी बेटा, क्या? बिल्कुल आएगा, फॉर्मूले तो होंगे ही, बट हम जो तरीका सीख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। फॉर्मूले वगैरह यूज करेंगे हम, तरीका जो सीख रहे हैं कि फैक्टर्स का यूज करके गिवन क्वांटिटी से डिजायर्ड क्वांटिटी तक पहुंचना, फैक्टर्स का यूज करके। डेंसिटी भी एक फैक्टरी है ना बेटा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। बट आगे जाके हम देखेंगे ना, केवल डेंसिटी नहीं होगी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, हमेशा डेंसिटी नहीं गिवन होगी। अब जैसे डेंसिटी आप बोल रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम, आगे जाके हम जब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे तो अलग अलग टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे, तब हमें डील करना सीखना है कि यूनिट्स को कैसे हैंडल करना है ना, इसीलिए तरीका सीख रहे हैं। जैसे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अब वही सेम सवाल है, बट इस बार क्या दिया है?
डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है बेटा हमको, डेंसिटी एक फैक्टर है। इस बार मुझे मास पता लगाना है और गिवन क्या है, गिवन क्या है, वॉल्यूम। जो गिवन है उससे शुरुआत करेंगे बेटा। 127 ml, 127 ml को कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, 0.74 ग्राम पर ml या फिर 1 ml पर 0.74 ग्राम, कौन से वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं बेटा, इस वाले से या इस वाले से, इस वाले से। ml मुझे गायब करना है और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं बेटा, 0.74 ग्राम पर ml से ना। पिछली बार किससे मल्टीप्लाई किया था, पिछली बार किससे मल्टीप्लाई किया था, 1 ml प्लस पर 0.74 ग्राम वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि पिछली बार मुझे ग्राम दिया था और मुझे ml में कन्वर्ट करना था। इस बार क्या है बेटा, इस बार क्या है, ml दिया है और ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कब कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है वो सीख रहे हैं हम, फॉर्मूले वगैरह सब सीखेंगे हम, लेकिन अभी क्या सीख रहे हैं, कब कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो 127 ml को मल्टीप्लाई करूंगा 0.74 ग्राम से, तो इसको भी अगर कैलकुलेशन करना है तो पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, 0.74 को 0.75 कर दूं, तो इसको घटाना पड़ेगा थोड़ा, ये समझ रहे हैं। इसको अगर बढ़ाऊंगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसको घटा के 125 कर देता हूं, इसको बढ़ा के 0.75 कर देता हूं, ठीक है। 0.75 क्या हो गया, 3/4, फिर ये आ गया न्यूमरेटर में 125, 3 5 3 15, कैरी 1 7, 375/4, कितना हो गया है करीब, कितना टाइम्स गया, 9 9 4 36, 1 5 9 3 9 3 सॉरी 4 3 12, फिर 30 बचा, 30 बचा तो 7 तो करीब इतना ग्राम ये आ रहा है रफली। तो 127 ml में कितना ग्राम है, 93.7 ग्राम। क्योंकि यही हमें बहुत बार करना होगा बेटा, एक चीज दी होगी, एक चीज निकालनी होगी, तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है वो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या। क्योंकि डेंसिटी ठीक है फैक्टर है, अभी तक आपने डेंसिटी केवल ग्राम पर ml में पढ़ी है, बट ml पर ग्राम भी तो हो सकता है, ml पर ग्राम हो सकता है, नहीं हो सकता है, न्यूमरेटर में वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में मास। नेक्स्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन would be required to obtain 18 gram of NaCl if the solution is prepared by dissolving। एक solution बनाया हमने, पानी में नमक को डाला, तो solution is prepared by dissolving 35 gram of NaCl in enough water to make 450 ml of solution। तो मुझे फैक्टर देखिए पहले, 35 ग्राम NaCl पर 450 ml of solution, 35 ग्राम NaCl पर 450 ml of solution। इस बार मेरा फैक्टर ये है, ये फैक्टर है, ये इसका रेसिप्रोकल 450 ml of solution पर 35 ग्राम ऑफ NaCl। ये दो पॉसिबल फैक्टर थे मेरे। अब मुझे क्या पता लगाना है और गिवन क्या है, गिवन है 18 ग्राम NaCl, तो 18 ग्राम NaCl से मुझे वॉल्यूम पता लगानी है सॉल्यूशन की। तो बेटा इसको कौन से वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, पहले वाले या दूसरे वाले, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे। देख रहे हैं गिवन है 18 ग्राम NaCl, तो उसको ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई करूंगा या ml पर ग्राम से मल्टीप्लाई करूंगा, ml पर ग्राम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ग्राम से ग्राम कटेगा और मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 450 ml ऑफ सॉल्यूशन पर 35 ग्राम ऑफ NaCl। तो यहां से ग्राम कट गया तो ये आ जाएगा
18 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 35। 18 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 35 ml ऑफ सोल्यूशन। समझ रहे हैं क्या? ये तरीका समझिए बेटा, हम एक तरीका सीख रहे हैं, हम एक मेथड सीख रहे हैं। नाम क्या है इस मेथड का? नाम क्या है बेटा इस मेथड का? फैक्टर लेबल मेथड। हमें दो क्वांटिटीज गिवन होंगी, उनका रेशियो से मैं फैक्टर पता करूंगा, और कौन सा फैक्टर यूज करना है वो डिपेंड करेगा कि गिवन क्या और पूछा क्या है। जैसे यहां गिवन था 18 ग्राम NaCl और मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता लगानी थी, तो मैं 18 ग्राम NaCl को वॉल्यूम अपॉन मास से मल्टीप्लाई करूंगा या मास अपॉन वॉल्यूम से? वॉल्यूम अपॉन मास वाले से मल्टीप्लाई करूंगा। अब रफ कैलकुलेशन करना देखिए बेटा, क्या पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूं? ध्यान से देखिए नंबर्स को, यहाँ 18 है या 35 है। 35 के नजदीक का अच्छा नंबर क्या है जो 18 को कट कर दे? 36। 18 2 जा 36 होता है, नहीं क्या? एक तो तरीका है पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूं, बट रफ कैलकुलेशन करना सीखिए बेटा। 18 को नहीं छेड़ेंगे, 35 को मैं बढ़ा के 36 कर दे रहा हूं। 35 को बढ़ा के क्या कर दिया मैंने? क्यों कर रहा हूं समझ रहे हैं? ताकि 18 से कट कर सकूं उसे। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे 450 को भी बढ़ाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ाया तो न्यूमरेटर भी बढ़ाना पड़ेगा, बट कितने से बढ़ाऊं? इसको मैंने 1 से बढ़ाया 35 को। 450 35 से 12 गुना बढ़ाया ना, करीब 10 गुना होता 350, करीब 12 गुना बढ़ाया। तो अगर मैंने 35 को 1 से बढ़ाया है तो 450 को करीब 12 से बढ़ाऊंगा, जितने टाइम्स वो बढ़ा है उससे। 450 को 1 से नहीं बढ़ाऊंगा, 450 को कितना ऐड करूं 450 में? 12। तो इसको करीब मैं क्या लिख दूं? 462। क्या फायदा हुआ इससे? 18, ये 2 से कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आ गया? करीब 231। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते तो क्या आता देखें। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते इसकी 18 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 35। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है बेटा? जब पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते तो क्या आ रहा है? 231.42। और रफ कैलकुलेशन करके क्या आंसर मिला हमें? 231। काफी नजदीक है हम आंसर के। ये करना सीखते रहना है बेटा, रफ कैलकुलेशन। नंबर्स पर ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया देख रहे हैं? क्या किया? मुझे 18 दिखा, 35 दिखा, तो मुझे 18 की टेबल याद है, 18 2 जा 36 होता है, तो मैंने डिनोमिनेटर को 35 से 36 में बदल दिया। बट साथ में मुझे न्यूमरेटर के इस नंबर को भी बढ़ाना पड़ेगा, बट न्यूमरेटर का नंबर कितना बढ़ाऊं मैं, वो डिपेंड करेगा कितना बड़ा है वो डिनोमिनेटर वाले से। तो 35 से 12 गुना बढ़ा है करीब अप्रोक्सीमेटली, तो मैंने उसे 12 से बढ़ाया। समझ रहे हैं? तो इसलिए 462 किया, तो ये अच्छे से कट के क्या आ गया आंसर अप्रोक्सीमेटली। पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना अच्छा था या ऐसे करके ये करना बेटर है कंपैरेटिवली? चलिए एक क्वेश्चन से एंड करेंगे। सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, कोई सोल्यूशन बनाया गया है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 12 ग्राम ऑफ शुगर इन इनफ वाटर टू मेक 285 ml ऑफ सोल्यूशन। फैक्टर देखिए बेटा, दो फैक्टर मेरे पास हैं, दो फैक्टर हैं। 12 ग्राम शुगर पर 285 ml ऑफ सोल्यूशन, ये एक फैक्टर है मेरे पास। दूसरा फैक्टर क्या है मेरे पास? इसी का रेसिप्रोकल। दूसरा फैक्टर क्या है? 285 ml ऑफ सोल्यूशन पर 12 ग्राम ऑफ शुगर। ये दो फैक्टर है बेटा मेरे पास। अब कौन सा फैक्टर इसमें से यूज करना है वो डिपेंड करेगा दिया क्या और पूछा क्या है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ शुगर आर देयर इन 375 ml ऑफ सोल्यूशन। 375 ml ऑफ सोल्यूशन गिवन है बेटा, मुझे ग्राम ऑफ शुगर पता लगाना है उसमें। तो कौन से वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, पहले वाले या दूसरे वाले? पहले वाले से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तभी ml ऑफ सोल्यूशन से कटेगा,
और मुझे ग्राम ऑफ शुगर मिल जाएगी। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 ग्राम ऑफ शुगर पर 285 ml ऑफ सोल्यूशन। ml ऑफ सोल्यूशन से कट गया और मुझे क्या मिल गया, कितने ग्राम शुगर चाहिए मुझे। तो ये कैलकुलेशन अगर देखें 375 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 285, पूरा करूं मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूं पूरा, टाइम लगेगा ना उसमें। तो जरा सीखिए बेटा, 285 डिनोमिनेटर में है, नजदीक का अच्छा नंबर 300, बढ़िया नंबर होता ना 300। 285 के नजदीक का अच्छा नंबर क्या, 300। अगर डिनोमिनेटर में 300 हो जाता तो बढ़िया हो जाता हमारे लिए। 12 को नहीं छेड़ूंगा न्यूमरेटर में, कि 12 कट भी करेगा इसको। इस नंबर को छेड़ूंगा 375 को। 375 बड़ा है 285 से, थोड़ा बड़ा है। मैंने इसको 15 से बढ़ाया तो 375 को भी बढ़ाना पड़ेगा, बट 15 से थोड़ा ज्यादा से। 15 से बढ़ाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 375 प्लस 15 390, बट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा मुझे, समझ रहे हैं क्या, क्योंकि 375 थोड़ा बड़ा है 285 से। तो कितना कर दूं, 390 से थोड़ा और बड़ा, 395 ठीक है, 395 कर देता हूं बेटा इसको। तो ये 4 जा 100 जा, अब आराम से हो जाएगी कैलकुलेशन। 5 4 जा 20 कैरी 2, 9 4 जा 36, 38 कैरी 3, 4 3 जा 12, 13 14 15 अपॉन 100। कितना आ गया ये नंबर, करीब 15.8 ग्राम। अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता तो क्या आता, देखें 375 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 285, कितना आ रहा है एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके, दिख रहा है क्या, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है 15.78, और हमारा आंसर क्या निकला 15.8। काफी नजदीक है ना हम आंसर के, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते 15.78 आ रहा है और हमारा आंसर निकला 15.8। हमने पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं किया ना, पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं किया। दो चीजें सीख रहे बेटा हम, एक फैक्टर लेवल मेथड, कैसे फैक्टर्स में डील करना है, और दूसरा कैलकुलेशन कैसे करना है। दोनों चीजें आनी चाहिए हमको। चलो कंटिन्यू करेंगे कल, कल नहीं परसों।